वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हिस्ट्री की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे उग्र राष्ट्रवाद का उदय, जिसका समय आप देख रहे हैं 1905 से 1909 के बीच में दिया गया है। तो अगर आप न्यू हैं चैनल पर, दोपहर 1 बजे ये क्लास आती है। जीएस सेक्शन आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं। इसकी आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, आरओ री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या यूपी पीसीएस की प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिस भी कोर्स के लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस पर आपके कोर्सेज की जानकारी दी गई है। कैंसर कूपन कोड अप्लाई करके आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लासेस डिज़ाइन की गई हैं। आपको वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पेड क्विज दी जा रही है। पेड क्विज के साथ साथ आपको सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी दिए जा रहे हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम के पैटर्न को समझ सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी। अगर आप इन कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कोई भी पेपर आ जाए, फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल किसी भी टाइप का, उनको आप क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस चैनल पर आप देखेंगे यूपी पीसीएस और आरओ के लिए ये क्लासेस दी जा रही हैं। अदर भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ईजी रहेगा कि जीएस सेक्शन आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, रात को मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी तक जब हमने कांग्रेस का फॉर्मेशन पढ़ा, कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड हुई, उसमें देखेंगे जो नरम दल है उसका वर्चस्व था शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे उग्र राष्ट्रवाद का भी उदय होना शुरू होगा। तो 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ हुआ तथा 1905 तक आते आते इसने अपना पूर्ण स्वरूप धारण कर लिया था। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की राष्ट्रवादियों ने यह कहकर आलोचना की कि यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहा है। पुणे के नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर दिया गया था और तिलक तथा अन्य नेताओं को राजद्रोह फैलाने के आरोप में गिरफ्तार करके लंबे कारावास का दंड दिया गया। देखिए, उस समय राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए ये सभी लोग नए नए प्रयास कर रहे थे। उसमें कोई पत्र छापता था, कोई समाचार पत्र निकालता था, कोई अपनी पत्रिका में लेख लिखता था। इसके लिए भी इन्हें दंड दिया जाता था। 1898 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत आप देखेंगे इसका दमनकारी कानून नए प्रावधानों के साथ पुनः स्थापित और विस्तृत कर दिया गया और इसमें एक नई धारा जोड़ी गई 156A। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट 1899 द्वारा कलकत्ता निगम के सदस्यों की संख्या में कमी भी कर दी गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 में, कर्जन के समय पर, आपने पढ़ा था पिछली बार मेरे साथ। तो इसके द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया तथा सरकार को सेनेट द्वारा पारित प्रस्तावों पर निषेधाधिकार दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी बीते कल के उग्रवादी थे। ये कथन किसका है? तिलक जी का है। अब देखिए, 1903 से 1905 के दौरान जो उदारवादी थे, जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई, उनमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, के मित्रा थे और पृथ्वीश चंद्र राय थे। 1905 का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। पहला तो कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों और बंगाल विभाजन की आलोचना करना, दूसरा इसमें जो पारित हुआ बंगाल में बंग भंग विरोधी अभियान और स्वदेशी अभियान को समर्थन देने के लिए। अब इस संबंध में उग्र राष्ट्रवादी अर्थात इसमें बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे और अरविंद घोष थे। इनका मत था कि विरोध अभियान का प्रसार बंगाल से बाहर पूरे देश में हो और इसे विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित नहीं रखा जाए, जबकि पूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में चलाया जाए ताकि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। ये जो उग्र राष्ट्रवादी थे उनका मानना था, लेकिन जो नरम दल के लोग थे वे मानते थे इसको भारत में ही सीमित रखा जाए और इनको बस विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित रखा जाए। तो कांग्रेस ने दिसंबर 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज्य की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया और 1892 में दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लीजिए, लंदन में सेंट्रल फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र के लिए लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। उग्र राष्ट्रवादियों ने बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयत्न किया और नारा दिया, उपनिवेशी शासन से भारत को आज़ादी मिले। स्वदेशी अभियान के साथ ही साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को संगठित करने के लिए
15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। कई बार प्रश्न पूछा गया, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, तो डेट याद कर लीजिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई। प्रसिद्ध भारतीय कला मर्मज्ञ नंदलाल बोस ने भारतीय कला के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इसकी प्रथम छात्रवृत्ति पाने का गौरव भी हासिल किया था। 1905 से आगे बढ़ते बढ़ते 1907 की जब हम लोग बात करेंगे तो इसमें कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है। अब इसमें कांग्रेस गर्मपंथी और नरमपंथी दो अलग अलग गुट में विभक्त हो गई थी। उदारवादी राजनीति या फिर राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता अर्थात दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये आदि जो भी व्यक्ति थे शहरी क्षेत्रों से संबद्ध थे। देखिए, उग्रवादियों का मानना था कि ये भिक्षावृत्ति करते हैं, राजनीतिक भिक्षावृत्ति के जरिए से नरमपंथी अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं ब्रिटिशर से। और जो उग्रवादी हैं इनका कहना था कि भिक्षावृत्ति से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। इसमें बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे और अरविंद घोष थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। देखिए, जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने ये कहा कि ये लोग तो शहरी क्षेत्रों से आते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, आते हैं बस साल भर में एक बार बोलते हैं और भिक्षावृत्ति के जैसे बात करते हैं और उनकी कोई भी उद्देश्य है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। ये तिलक जी का कहना था। तो इनका ये कहना था कि भिक्षावृत्ति को छोड़ करके अब बागडोर हमारे हाथ में आनी चाहिए, अर्थात वो उग्रवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। इसके बाद साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज हुआ, जिससे लाला लाजपत राय घायल हो गए थे, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की जो प्रमुख पद्धति थी वो संवैधानिक आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग करना, जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या फिर स्वराज की मांग के लिए 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस पहली बार रखी थी और वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अपने संदेश में भी इन्होंने स्वशासन की बात की थी और वर्ष 1906 में कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की इन्होंने मांग भी रखी थी। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की थी। उनमें से एक बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना या फिर भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दे दी थी। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ गया था। तो गरम दल का नेतृत्व करने वाले प्रमुख कांग्रेसी नेता कौन थे? इसमें बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। इन्होंने मिलकर के काम किया और इन नेताओं ने स्वराज को ही अपना लक्ष्य बनाए रखा। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता थे तथा पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मैजनी थे। इनके जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था और बाद में उन्होंने मैजनी की एक उत्कृष्ट रचना थी द ड्यूटीज़ ऑफ मैन, इसका उर्दू में अनुवाद भी किया था। तो लाला लाजपत राय के बारे में याद कर लीजिए, शेरे पंजाब कहा गया, पंजाब केसरी कहा गया। इन्होंने अपना गुरु किसको माना? तो क्रांतिकारी थे मैजनी इटली के, और मैजनी की एक रचना थी द ड्यूटीज़ ऑफ मैन, इसको उर्दू में अनुवाद भी किया। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया था। तिलक को दोषी पाया गया और 18 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और जब वे जेल से बाहर आए तो एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त थी। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर भी राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष का कारावास दिया गया था और ये सजा देकर मांडले जेल जो कि बर्मा में है वहाँ भेज दिया गया था। तिलक को हुई सजा के विरोध स्वरूप बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की थी। मांडले जेल में ही इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसानों को सूखा अथवा अकाल महामारी के कारण उनकी फसल पैदा नहीं हो पाने की दशा में भू राजस्व का भुगतान नहीं करने की सलाह दी थी। बार बार कारावास का सामना करने वाले पहले कांग्रेसी और राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ही थे। 1897 में राजद्रोह के खिलाफ असंतोष का प्रचार करने के लिए तिलक को 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। 1908 में इन पर फिर से राजद्रोह का मुकदमा चला
भारतीय और अंग्रेजों के बीच नस्ली विरोध को तेज करने का आरोप लगाया गया इन पर। जब वायसराय एल्गिन ने भारतीय मिलों में निर्मित कपड़ों पर उत्पाद शुल्क लगा दिया, तब उन्होंने स्वदेशी आह्वान बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई थी और उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इन्होंने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था और इसके प्रमुख नेता थे अरविंद घोष। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता में लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्र पाल बंगाल से थे। तिलक को सर वैलेंटाइन सिरोल ने भारत में अशांति का जन्मदाता भी कहा था। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने उनकी वकालत करते हुए कहा, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ये कथन किसका था? तो आपको याद रखना है, मैक्स मूलर का था। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे और जब ये प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो इन्होंने कहा था, ब्रिटिश शासन को धन्यवाद देता हूँ कि मैं रेलवे की मदद से बिना उस डर के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हो सका कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे बच्चों को लूटकर मार दिया जाएगा। एक और कथन है इस पर, बाल गंगाधर तिलक का रेलवे पर किया गया खर्च दूसरे की पत्नी को सजाने जैसा काम था। तो ये हम लोगों ने उग्र राष्ट्रवाद के बारे में जाना, क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कुछ नरमपंथी लोग थे और उन्हीं का वर्चस्व, लेकिन उनके प्रयासों को उग्रवादी ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे। वो बोलते थे याचना करने वाली संस्था बनती जा रही कांग्रेस। तो धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ता है एक बार फिर से उग्रवादियों का। तो उसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और इनके साथ साथ बिपिन चंद्र पाल भी इनमें शामिल थे। तो इन उग्रवादियों का मानना था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर के रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक का कथन था और इन्होंने स्वदेशी जो आंदोलन चला था इसको भी ये चाहते थे कि विश्वव्यापी हो, ना कि थोड़ी ही जगह में सिमट कर रह जाए। तो इन्हीं के बारे में सूचनाएं दी गई थी, मैंने आपको बताया। आगे की क्लास हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छी लगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अगर इसकी PDF प्राप्त करनी है, डिटेल वीडियो देखना है तो आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और PDF नोट्स आप परचेज करके ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके पेड ग्रुप की जानकारी ले सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।